नमस्कार विद्यार्थियों। अंग्रेज़ों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति पर चौथा व्याख्यान। इससे पहले हम 3 व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने किया जब यहाँ पर औरंगज़ेब का शासन था। उस समय औरंगज़ेब की धार्मिक कट्टरता की नीति के कारण हिंदुस्तान में कई प्रतिरोधक शक्तियाँ खड़ी हो गईं, जिसमें जाट स्टेट बनती है बिल्कुल दिल्ली और आगरा के नाक पर, मथुरा और भरतपुर में। सिख वो अग्रेसिव हो जाते हैं गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व में, बंदा बहादुर के नेतृत्व में। उसके बाद में सिख मिसलें आती हैं हमारे सामने। पेशवा बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव, माधवराव, इनके समय मराठा शक्ति का उत्कर्ष विद्यार्थियों होता है। विगत व्याख्यान में हमने भारत पर विदेशी आक्रमणों की चर्चा की थी, जिसमें नादिर शाह का आक्रमण था 1739 में, और उसके बाद में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली जो कि जनवरी 1757 में दिल्ली तक आ पहुंचा था, और फिर उसके बाद में मराठों के साथ में उसका युद्ध होता है, जिसको हम पानीपत का तृतीय युद्ध कहते हैं 1761 में, और मराठे उसमें पराजित होते हैं। यहाँ तक हमने चर्चा की थी। आज हम भारत में उस कालखंड में जो नवीन राज्य हमारे सामने आते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है अंग्रेज़ों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति। तो हमने दिल्ली की स्थिति की, उत्तर पश्चिम में पंजाब हैं और दिल्ली के पास में जो जाट हैं उनके बारे में, और मराठा जो कि दिल्ली से भी आगे तक बढ़ चुके थे उनके बारे में। अब हम नवीन राज्यों के बारे में बात करते हैं। नवीन राज्य की यदि हम बात करें तो देखिए, मुग़ल साम्राज्य के विघटन के प्रारंभ होने पर निर्बल मुग़ल सेना नवीन राज्यों के उदय को नहीं रोक सके। केंद्र में एक प्रकार से राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई। मुग़ल दरबार में दलबंदी के कारण कुछ उमराव अधिक शक्तिशाली हो गए थे। उमराव का मतलब विद्यार्थियों जो मुग़ल अमीर हैं, ठीक है। मुग़ल अमीर का मतलब जो मुग़ल जमींदार हैं, जहाँ वो मतलब सामंत कह सकते हैं, वो अधिक शक्तिशाली हो गए। भारत के उत्तर पश्चिम से निरंतर होने वाले विदेशी आक्रमणों ने मुग़ल सम्राटों को उन पर नियंत्रण रखने में सक्षम नहीं रखा था। वे शक्तिशाली अमीर उमराव दिन पर दिन शक्तिशाली होने के साथ साथ महत्वाकांक्षी हो रहे थे। इसके साथ ही वे केंद्र में मराठों के बढ़ते हुए प्रभाव को भी सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। मराठा प्रमुख महादजी सिंधिया जब मुग़ल सम्राट के नाम पर शासन करने लगा लीगली, वैध रूप से, तो मुग़ल अमीरों को यह खटकने लगा और हैदराबाद, बंगाल, अवध, रोहेलखंड केंद्रीय शक्ति की अवहेलना कर अपने स्वतंत्र रूप में अपने विकसित वो उस कालखंड में हो जाते हैं। इसीलिए इन राज्यों को विभाजन से निर्मित राज्य कहा गया है। हालांकि इन राज्यों ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर लिया था, तथापि ये मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत ही आते थे। उन्हें आत्मनिर्भर बनना पड़ा, क्योंकि मुग़ल शक्ति यानी कि केंद्रीय शक्ति क्षीण पड़ती जा रही थी। वह इनको किसी प्रकार की सहायता देने की स्थिति में अब नहीं थी। बात करते हैं नवीन राज्यों में। सबसे पहले हम हैदराबाद की, दक्षिण भारत में स्थित है। वर्तमान में आप जानते हैं विभाजन के उपरांत बने राज्यों में हैदराबाद सबसे प्रमुख राज्यों की श्रेणी में प्रमुख राज्य है। हैदराबाद राज्य की स्थापना आशफ जाही वंश ने की थी, और इस वंश का प्रवर्तक चिनकिलीच खां था। उसने निज़ामुल मुल्क की उपाधि धारण करके मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में
1725 में नवीन राज्य की स्थापना की थी। चिनक्लिच खां का पितामह ख्वाजा आबिद शेख बुखारा से भारत आया था औरंगजेब के शासनकाल में। 1713 में वह सैयद बंधुओं की अनुकंपा से दक्षिण भारत का गवर्नर नियुक्त हुआ, यानी कि सूबेदार। मुगल सम्राट और सैयद बंधुओं में संघर्ष छिड़ जाने पर उसे दिल्ली आना पड़ा। 1715 ईस्वी में जब सैयद हुसैन अली मारा गया तो निज़ामुल मुल्क पुनः सूबेदार की हैसियत से दक्षिण लौट गया। 1722 में मुगल सम्राट ने उसे अपना वजीर नियुक्त करके पुनः दिल्ली बुला लिया। निज़ाम प्रशासनिक कार्यों में बड़ा दक्ष था, कूट राजनीतिज्ञ था। वह मुगल प्रशासन में दिल से सुधार करना चाहता था, परंतु मुगल दरबार की दलबंदी ने उसे अपने उद्देश्य में सफल नहीं होने दिया। इस कारण वह 1723 में बिना मुगल सम्राट की अनुमति के दक्षिण भारत लौट आया। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को निज़ाम का इस प्रकार लौटना अच्छा नहीं लगा, लेकिन और उसने मुबारिज़ खां को दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त कर दिया। मुबारिज़ खां को दक्षिण में जब बढ़ा तो वो निज़ामुल मुल्क के सामने विवश था, और यूँ कहें कि उसको पराजित होना पड़ा निज़ाम से सकरखेड़ा के युद्ध में। और 1725 में निज़ाम ने हैदराबाद पर अपना अधिकार कर लिया और 6 सूबों का स्वतंत्र शासक बन बैठा। निर्बल मुगल सम्राट मोहम्मद शाह उसका बाल भी बांका नहीं कर सका। इसके विपरीत, देखिए मज़े की बात, इसके विपरीत उसे स्वतंत्र शासक मानते हुए आसफ जहां की पदवी से अलंकृत किया। इस प्रकार ये एक नवीन सत्ता स्थापित हो गई दक्षिण भारत में। अब उस मराठे यहाँ पर उसके लिए प्रॉब्लम थे। 1737 में बाजीराव ने उसको भोपाल के समीप पराजित किया था। 1739 में वह नादिर शाह के विरुद्ध आक्रमण करने दिल्ली आया, युद्ध करने, लेकिन वहाँ भी पराजित हुआ और वापस हैदराबाद लौट आया। दक्षिण लौटकर निज़ाम ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया, क्योंकि उसमें वे सब गुण थे जो एक शासक में होने चाहिए। 1748 में निज़ाम इस दुनिया से चल बसा। उसकी मृत्यु पर उसका पुत्र नासिर जंग हैदराबाद का शासक बना। और विद्यार्थियों, उसके बाद में हैदराबाद की स्थिति ठीक नहीं रही। वे फ्रांसीसी सहयोग पर आश्रित हो गए, और जब फ्रांसीसी सहयोग अनुपस्थित हो गया वहाँ से, तो मराठों ने उन्हें वहाँ हैदराबाद के शासक को पुनः पराजित किया। और 1761 में वहाँ जो सलावत जंग था, जिसको कि मराठों ने पराजित किया था, उसके भाई निज़ाम अली ने उसका मौत के घाट उतार दिया। और हैदराबाद में भी क्या है कि वही वैसे ही संघर्ष छिड़ गया जैसे औरंगजेब के बाद मुग़ल में राज सिंहासन के लिए रहा। और तो हैदराबाद एक नवीन रियासत इस प्रकार स्थापित हुई जब अंग्रेज़ यहाँ पर भारत में आए। उस समय की बात, यही हमारा अध्ययन का विषय है। अगला विद्यार्थियों, राज्य अवध। अवध को स्वतंत्र जो राज्य का स्वरूप प्रदान करने वाला सआदत खां था। उसे बुरहानुल मुल्क भी कहा जाता है। सिया संप्रदाय का था, निशापुर के सैयदों के वंश में था। जब सैयद बंधुओं और मुग़ल सम्राट में संघर्ष छिड़ा तो सआदत खां ने मुग़ल सम्राट को सहयोग किया, और इस कारण वह मुग़ल सम्राट का प्रिय बन गया और उसे बयाना का सूबेदार बना दिया। फिर उसे आगरे का भी सूबेदार बनाया। सआदत खां बुरहानुल मुल्क के नाम से मुग़ल दरबार में ईरानी दल का नेता था। एक तरफ तो वह तुरानी दल के नेता निज़ाम का विरोध करता रहा,
दूसरी तरफ सैयद बंधुओं का भी विरोध करता रहा, इसलिए मुगल सम्राट मोहम्मद शाह का कृपा पात्र बना रहा। हुसैन अली का वध करके उसने अपने सम्राट को प्रसन्न कर लिया और मनसबदार बन गया। 5,000 जात और 3,000 सवार का, और आगरे का गवर्नर नियुक्त हो गया। 1720 में जब आगरे का गवर्नर नियुक्त हुआ तो उसने अपने भतीजे और उत्तराधिकारी सफदरजंग के माध्यम से वहाँ स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया। स्वयं शाही दरबार में ऊंची राजनीति खेलता रहा, परंतु जाटों के दमन में असफल रहा। इससे मुगल सम्राट नाराज हो गया और उसे दिल्ली से बाहर भेज दिया, अवध में भेज दिया। अवध की राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं थी। छोटे छोटे जो सामंत थे सर उठा रहे थे, राजस्व देते नहीं थे। लेकिन जैसा हम अपन चर्चा कर चुके हैं कि सादत खां योग्य व्यक्ति था, उसने इन सब स्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और वहाँ सादत खां ने अपनी एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। अब जब नादिर शाह आया तो नादिर शाह के समय सादत खां को भी दिल्ली बुलाया गया और सादत खां दिल्ली गया, नादिर शाह की सेना से युद्ध किया, लेकिन वह करनाल के युद्ध में बंदी बना लिया गया नादिर शाह के द्वारा। इस पर उसने नादिर शाह को कहा कि वह 20 करोड़ रुपए दिलवाएगा सम्राट से, बादशाह से, परंतु वो धन जो है नादिर शाह को मिला नहीं और इसने आत्महत्या कर ली। सफदरजंग इसके बाद में उसका जो उत्तराधिकारी था वो वहाँ का जो अवध है वहाँ का नवाब बनता है। वो भी एक योग्य सूबेदार वहाँ का सफदरजंग था। सफदरजंग के बाद सुजाउद्दौला अवध का नवाब बनता है, जो 1775 ईस्वी तक अवध का नवाब रहता है। तो ये अवध भी एक नई स्टेट के रूप में अंग्रेज़ों के आगमन के समय भारत में खड़ी हो चुकी थी। बात करते हैं विद्यार्थियों बंगाल की। बंगाल को एक स्वतंत्र प्रांत बनाने, स्वतंत्र राज्य बनाने में मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां का प्रमुख योगदान रहा, परंतु इस स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली खां ही माना जाता है, जो कि औरंगजेब के समय बंगाल का दीवान था। 1717 में वह बंगाल का सूबेदार बन गया। उसने बंगाल की में जो अशांति थी उसको शांत किया, व्यवस्था बनाई। बंगाल में उसने इतनी योग्यता से प्रशासन का संचालन किया कि 1719 में ही वह उड़ीसा का भी सूबेदार हो गया। और वह जो है मुग़ल सम्राट को स्वतंत्र वो यूँ कहें कि नियमित रूप से राजस्व भी भेजता रहा। उस समय मुग़ल प्रशासन की दयनीय स्थिति थी। 1727 में जब वह इस संसार से चल बसा तो उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का प्रशासक बना, वो वहाँ का यूँ कहें कि शासक बना। उसने बंगाल को 4 भागों में विभाजित किया और विद्यार्थियों बंगाल का और उसने वहाँ उपराज्यपाल बनाए अपने। बिहार का उपराज्यपाल अलीवर्दी खां था। उसके प्रशासन से प्रसन्न होकर मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने 1733 में बिहार का भी सूबेदार बना दिया। उसकी मृत्यु हो जाने पर सरफराज खां गवर्नर बना, जिसके जीवन काल में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया और उसे पराजित कर दिया और स्वयं अलीवर्दी बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सूबेदार बन बैठा। इस प्रकार इस गृह युद्ध के कारण 1740 में बंगाल में मुर्शिद कुली खां के परिवार की सत्ता जाती रही। उसने मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह को 2 करोड़ रुपया देकर अपने पद की अनुमति प्राप्त कर ली। उस समय मोहम्मद शाह की आर्थिक स्थिति दयनीय थी, क्योंकि नादिर शाह दिल्ली को लूट कर गया ही था। 1746 में मुग़ल सम्राट ने उससे फिर धन मांगा, परंतु अब उसने सम्राट की बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय तक वह अपने उदार व्यवहार से बंगाल में लोकप्रिय हो चुका था। तो विद्यार्थियों, अलीवर्दी खां सुप्रशासक नहीं था। मुग़ल सम्राट को दिया 2 करोड़ रुपया उसने जनता से वसूलना चाहा।
इसके परिणाम स्वरूप जो उसने 2 करोड़ रुपया दिया, तो फिर बंगाल में भ्रष्टाचार फैल गया। हालांकि उसकी एक वहाँ पे टीम बन गई थी, जैसा मैंने अभी कहा कि अपने आप को लोकप्रिय बना लिया, क्योंकि वहाँ पे उसने भी एक टीम बना ली थी। लेकिन भ्रष्टाचार फैल गया और ईस्ट इंडिया कंपनी भी भ्रष्टाचार का लाभ उठाने लगे और वहाँ की स्थिति जो है संकटमय हो गई। मुगलों से संधि करनी पड़ी और 12 लाख रुपया वार्षिक चौथ के रूप में मराठों को देने के लिए बाध्य होना पड़ा। बंगाल की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई और 10 अप्रैल 1756 को वह इस संसार से चल बसा, तो सिराजुद्दौला बंगाल का सूबेदार बना। तो विद्यार्थियों, बंगाल भी हमारे सामने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हमें नक्शे पे दिखाई पड़ता है। बात करते हैं रुहेलखंड की। अवध के उत्तर पश्चिम में गंगा की घाटी में रुहेलखंड राज्य स्थापित था। एक अफगान वीर दाऊद व उसके पुत्र अली मोहम्मद खान ने बरेली में एक छोटी सी जागीर का विस्तार रुहेलखंड का एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, जो उत्तर में कुमाऊं से दक्षिण में गंगा नदी तक विस्तृत था। यहाँ के लोग अफगान थे जो बड़े वीर थे। रुहेला सत्ता का उदय दाऊद खां के नेतृत्व में 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हो गया था शुरू। 1721 में वह इस लोक से चल बसा। उसके दत्तक पुत्र मोहम्मद खां ने बरेली के आसपास अपना प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ किया। 1740-41 में मुरादाबाद पर भी प्रभाव स्थापित कर लिया। 1748 में बिजनौर भी उसके अधिकार में आ गया। उस समय तक रुहेला सरदार स्वतंत्र रूप में शासन करने लगे थे और अपने को नवाब कहने लगे थे। 1749 में इनका स्वामी रहमत खां बना। वह एक योग्य और महत्वाकांक्षी शासक था। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय उसने मराठों के विरुद्ध अब्दाली की सहायता की थी, अतः उसको अपना साम्राज्य बढ़ाने का और अवसर मिला। तो विद्यार्थियों, अंग्रेज़ों के आगमन के समय रुहेलखंड भी यहाँ पर एक स्वतंत्र सत्ता थी। तो ये चर्चा कि अंग्रेज़ों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, वो मोटा मोटी विद्यार्थियों आपके समझ में आ चुकी है कि औरंगज़ेब के बाद मुग़ल कमज़ोर हो गए। मुग़ल और औरंगज़ेब के समय ही वो जो मुग़लों के सामने चुनौतियाँ आने लगीं, जाटों की तरफ से, सिखों की तरफ से, मराठों की तरफ से। और औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य लगातार दुर्बल होता गया और उनके जो अमीर थे उन्होंने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए अपने। वो स्वतंत्र राज्य हमारे सामने हैदराबाद के रूप में आता है, हमारे सामने अवध के रूप में आता है, बंगाल के रूप में आता है, रुहेलखंड के रूप में आता है। और इसके अलावा यहाँ पर फ्रांसीसी लोग भी थे जो कि एक यूरोपीय शक्ति थी। तो ये अंग्रेज़ों के समय यहाँ पर प्रमुख राजनीतिक शक्तियाँ थी। इसी प्रकार से ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।